स्टूडेंट्स, आज अपना लेसन है समष्टि का पहला यानी पार्ट 14 है। तो राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं क्या हैं। राष्ट्रीय आय वाला लेसन है, थोड़ा टिपिकल ज़रूर है लेकिन समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। आपने पढ़ा है समष्टि। सबसे पहले समष्टि का अर्थ मैंने आपको बताया हुआ है। समष्टि जिसका कि समग्र, जिसको कि अंग्रेजी में मैक्रो MACRO कहते हैं, जिसका कि अर्थ होता है बृहद या बड़ा। यदि देश की अर्थव्यवस्था के बारे में इसका अध्ययन करना है, राष्ट्रीय आय की जनगणना करनी है, कुल रोजगार, कुल बचत, इस सब के बारे में अध्ययन करना है तो हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करेंगे। और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में जो बताना है वो इस लेसन से चालू हो जाएगा। इसके 3-4 लेसन हैं जिसमें मैं बताती जाऊंगी। ये पहला लेसन है जिसमें आपको स्टॉक और प्रवाह का अर्थ बताना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे कई बार एक नंबर का भी इसमें से कोई भी अर्थ आ जाता है। तो स्टॉक किसे कहते हैं? तो स्टॉक समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। निश्चित बिंदु, जैसे 31 तारीख है तो स्टॉक अपन देखते हैं ना कि अपने गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है। एक निश्चित समय बिंदु आ गया या नहीं आ गया। तो अपने को एक निश्चित तारीख पर ही देखते हैं रोज़, या फिर अपन देखेंगे कि आज अपना कल कितना माल था और आज सुबह कितना है। फिर बाद में अपन एक ही बार देखेंगे शाम को उसको कि कितना माल बचा हुआ है, कितना माल बिक गया। तो समय के एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। और प्रवाह का मतलब क्या होता है? बहना। जैसे माल अपना बिकता रहता है, जाता रहता है, चलता रहता है। जैसे अपनी तनख्वाह है, हर महीने आती है तो वो क्या कहलाएगी? अपने खाते में आ जाती है ना, इसलिए ये क्या कहलाएगा? प्रवाह। और यदि अपन कहें कि अपन पूरे वर्ष की एक साथ अपन देखते हैं कि कितनी इनकम है अपनी, तो वो क्या कहलाएगी? अपनी स्टॉक। तो स्टॉक का संबंध किससे होता है? इसमें अंतर है। एक निश्चित समय बिंदु से होता है और प्रवाह का संबंध समय अवधि से होता है। यहाँ एक निश्चित वर्ड लिख रहा है लेकिन इसमें एक निश्चित नहीं है, एक समय अवधि से है। जैसे कि 1 जनवरी 2017 को बचत राशि में 10,000 रुपये हैं और जबकि यहाँ पर मेरा प्रतिदिन खर्च जो है कितना है? 200 रुपये है। स्टॉक का कोई समय काल नहीं होता है। प्रवाह का समय काल होता है प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष, इस तरह से होता है। स्टॉक प्रवाह से प्रभावित करता है। जैसे समय के एक निर्दिष्ट बिंदु पर संपत्तियों का स्तर स्टॉक कहलाता है। कि अपन एक समय बताते ना, मेरे पास इतनी है, इतनी फैक्ट्री है, इतनी ज़मीन है, इतने मकान है, गाड़ी है, घोड़े हैं, ये सब संपत्ति को जोड़ दिया जाएगा तो ये बताएंगे हमारे पास इतना स्टॉक है। और प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। और जैसे राष्ट्रीय आय का इस प्रकार प्रभाव उत्पादन आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होता है। अब जैसे कि आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि हमारे पास माना कि किसी वर्ष 1 जुलाई को एक बांध में कितने फीट पानी है? 20 फीट पानी का स्तर है। तो इस समय स्टॉक कितने का है? 20 फीट का। अब वर्षा हुई 3 महीनों में और बढ़कर कितने फीट हो गया? 40 फीट हो गया। इसका मतलब पहले से वहाँ पर 20 फीट है और अब कितना हो गया? 40 हो गया। तो 20 तो पहले से था और अब 20 आया है तो प्रवाह कितने का हुआ? 20 फीट का हुआ। तो पूरे वर्ष पानी का उपयोग होने के कारण 30 जून का पानी का स्तर कितना रह गया? 15 फीट रह गया। मतलब बताया ना आपको क्या कि 1 तारीख को तो कितना फीट है? 20 फीट। वर्षा हुई इस कारण अब बांध में कितना पानी हो गया? 40 फीट। तो कितने का प्रवाह हो गया? 20 फीट का प्रवाह हुआ। टोटल स्टॉक कितना हो गया अब अपने पास? 40 फीट हो गया या नहीं हो गया? पहले 20 फीट था और अब कितना स्टॉक हो गया? 40 फीट हो गया स्टॉक। लेकिन प्रवाह कितने का हुआ? 20 फीट का हुआ। तो अब 30 जून को अपन ने पानी का स्तर कितना रह गया? 25 फीट रह गया। इसका मतलब हमने अब हमारे पास लास्ट में स्टॉक कितने का है? 25 फीट का पानी है। था कितना? 40 फीट। उसमें से 15 फीट को अपन ने क्या कर दिया? यूज़ कर लिया। तो चला गया बांध से पानी, वो भी प्रवाह है। 20 फीट आया, वो भी प्रवाह है। ठीक है ना। तो इसमें मैंने इसको एक के द्वारा लिखा है। तो 1 जनवरी को बांध में जो पानी था वो कितना था? 20 फीट। और 30 जून को बांध में का स्तर अब कितना रह गया? ये बताया है ना। तो कितना रह गया? 25 फीट रह गया। अब 3 महीने बाद पानी की आवक, जो मतलब वर्षा हुई और उसमें कितना पानी आ गया था? 40 फीट हो गया था ना, हो गया था। इसका मतलब पहले से 20 था तो 40 हो गया तो इसका मतलब कितना आया? 20 आया। अब बांध से पानी की जावक कितनी हुई? 40 फीट में से 25 फीट रह गया तो कितना चला गया? 15 फीट चला गया। तो ये हमारा क्या है? जो बह रहा है, जो जा रहा है या आ रहा है, वो क्या है? प्रवाह। और जो एक निश्चित तिथि को है वो क्या है? आपका
स्टॉक है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट 1 नंबर का क्वेश्चन है, आय के चक्राकार प्रवाह के प्रतिपादक कौन है? तो आय के चक्रीय प्रवाह के आय के चक्रीय कार प्रवाह के जो प्रतिपादक है वो हैं फ्रैंकाइज कोइच। ये फ्रांस के प्रकृतिवादी कृषि अर्थशास्त्री हैं जिनका कि नाम क्या है? फ्रैंकाइज कोइच। कौन सी सन में इसका प्रतिपादन किया आय के चक्राकार प्रवाह का? सन 1758 में। अलग अलग क्वेश्चन हो गए, कब किया है? 1758 में। किसने किया है? फ्रैंकाइज कोइच ने। किसका किया है? आय के चक्राकार प्रवाह का प्रतिपादन। ठीक है। उत्पत्ति के कितने साधन बताई हूँ मैंने कई बार बताए हैं, जिनको क्या पारिश्रमिक या प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है। उत्पत्ति के भूमि, पूंजी, श्रम, साहस होता है। भूमि के बदले में क्या मिलता है? लगान। पूंजी के बदले में क्या मिलता है? ब्याज। श्रम के बदले में क्या मिलती है? मजदूरी। और साहस के बदले क्या मिलता है? लाभ। ठीक है ना। ये अलग अलग मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इनको क्वेश्चन के रूप में ही आपको याद करना है। एक अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं? देखो, एक अर्थव्यवस्था ऐसी भी होती है जिसमें कि 3 क्षेत्र होते हैं। एक कौन सी होती है? परिवार। परिवार यानी हम उपभोक्ता होते हैं, हम ही में से कोई मांग करता है और हम ही में से ही कोई उत्पादन करता है। ठीक है ना। तो एक तो कौन होता है? परिवार। दूसरा कौन होता है? उत्पादक यानी व्यवसाय। तीसरा, ये आपका छुप गया है, लिख नहीं रहा, आप लिख लेना कॉपी में जब उतारो, तो ये सरकार है। तो परिवार, व्यवसाय और तीसरा कौन सा है? सरकार है। एक अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं? 3 हैं, परिवार, व्यवसाय और तीसरा कौन है? सरकार। लिख लेना कॉपी में, ये सारा आपका उतरा होना चाहिए। और मुझे अब आप इस लेसन की कॉपी करके पूरा दिखाओगे, क्योंकि वहाँ तक तो आपको मैंने जब पढ़ाया था तब आपने सारा उतार लिया था, इसलिए मुझे पता है। दोबारा उतार लेते हो तो बहुत ही सोने पे सुहागा है, क्योंकि किसी भी चीज़ को करते हैं 3-4 बार करते हैं तो अपने को वैसे ही याद हो जाएगा। लेकिन ये लेसन जैसे ही आपको जितना पढ़ाऊँ मैं उतना ही आप मुझे इसको वापस से दिखाओगे। ठीक है ना। तो अब आप देखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, आय के चक्राकार प्रवाह को समझाइए। आय के चक्राकार प्रवाह को देखो, मैं पहले इसको थ्योरी रूप में समझाती हूँ, फिर रीडिंग करेंगे। इसमें अपने पास 2 क्षेत्र हैं आय के चक्राकार में। एक तो परिवार है और दूसरा कौन सा है? व्यावसायिक फर्म। ठीक है ना। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये तीर का निशान है। ये जो है तीर का निशान कैसे लगाना है आपको, तो देखो, परिवार हमको क्या देते हैं? परिवार देते हैं किसको? व्यावसायिक फर्म को। परिवार व्यावसायिक फर्म को क्या देती है? श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी। हम परिवार में से ही कोई श्रमिक होता है, कोई भूमि का मालिक होता है, कोई पूंजीपति होता है, कोई उद्यमी होता है। जो प्राप्त करता है उसकी तरफ ही ये तीर का निशान लगेगा। तो ये तीर का निशान लग रहा है ना, तो श्रम, भूमि, पूंजी कौन प्राप्त कर रहा है? व्यावसायिक फर्म। अब व्यावसायिक फर्म इसके बदले में परिवार को क्या भुगतान करती है? तो ये तीर का निशान आ गया। अब परिवार प्राप्त करेंगे। परिवार, यहाँ श्रम लिखा है, मोस्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। यहाँ श्रम लिखा है तो श्रम के बदले में क्या मिलती है? मजदूरी। भूमि के बदले में क्या मिलता है? लगान। पूंजी के बदले में क्या मिलता है? ब्याज। एक उद्यमी को क्या मिलता है? लाभ। तो व्यावसायिक फर्म इन सबको लेती है तो इसके बदले में इसको ये रूप में प्राप्त करती है, प्रतिफल के रूप में। तो कौन प्राप्त करता है? परिवार। तो समझ में आया ना, जो प्राप्त करता है उसकी तरफ तीर का निशान लगता है। ठीक है ना। आप देखते हो, एक समय होता है, एक जब परिवार की आय होती है, जब परिवार की आय हो रही है तो फर्म का क्या हो रहा है? व्यय हो रहा है, क्योंकि ये मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ के रूप में भुगतान कर रही है। तो यहाँ पर आय किसकी हो रही है? परिवार की। और व्यय किसका हो रहा है? व्यावसायिक फर्म का। जब परिवार व्यय करेंगे तो किसकी आय होगी? व्यावसायिक फर्म की। अब परिवार की हो गई क्या? आय। अब परिवार खर्च करेंगे यानी वस्तु सेवा प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे? तो परिवार किससे लेते हैं? व्यावसायिक फर्मों से। और क्या लेते हैं? वस्तु एवं सेवाएं। समझ में आया नहीं आया? तो व्यावसायिक फर्मों से अपन को वस्तु सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। किसको? परिवार को प्राप्त हो रही हैं। और परिवार जब वस्तु सेवाएं प्राप्त कर रहा है तो इसके बदले में वो क्या करेगा? व्यय करेगा या नहीं करेगा? अब परिवार व्यय कर रहा है तो किसकी इनकम हो रही है? व्यावसायिक फर्म की। मतलब कहने का ये है, जब परिवार व्यय करते हैं तो व्यावसायिक फर्मों की आय होती है, और जब व्यावसायिक फर्म व्यय करते हैं तो किसकी आय होती है? परिवार की आय होती है। ठीक है ना। इसको मैं आपको समझाती हूँ इसके रूप में। उत्पादन के कारकों के द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। आयलर प्रमेय के अनुसार समस्त उत्पादन का पूरा बंटवारा, ऐसा माना जाता है कि जितना भी है वो सारा बांट देना है अपने को। तो पूरा बंटवारा उत्पादन की कारक भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहसी होते हैं।
कारकों को हो जाता है। इस प्रकार इनमें से वस्तुओं की आय होती है। कारकों इससे इस प्रकार जब अपन इनका बंटवारा हो गया, इससे कारक यानी भूमि के मालिक को क्या मिल गया, भूमि के मालिक को लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ ये सब मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे कारकों को। तो इस प्रकार इससे कारकों की आय होती है। देश के लोग इस आय में से वस्तु एवं सेवाओं पर क्या करते हैं, वे करते हैं। जब हमारी आय होती है तो अभी तो हम खर्च करेंगे और वस्तु व सेवा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार परिवार में व्यावसायिक फर्मों के मध्य आय घूमती रहती है। ये चक्र चलता रहता है या नहीं चलता रहता, तभी तो ये जो चक्र बन रहा है, इस तरह से ही आपको ये चक्र बनाना है। तो ये वस्तु और सेवाएं व्यावसायिक फर्म दे रहे हैं, ये प्राप्त कर रहे हैं, ये श्रम भूमि पूंजी दे रहे हैं, ये इसके बदले में मजदूरी, लगान, ब्याज दे रहा है, इसके बदले में ये उपभोग व्यय कर रहे हैं। इस तरह से ये जो चक्र चल रहा है, इसी को ही अपन क्या कहते हैं, आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं। आय के चक्राकार प्रवाह बंद अर्थव्यवस्था है। तो इसके अंतर्गत दो क्षेत्र हैं, एक तो परिवार है और व्यावसायिक क्षेत्र है। यहाँ पर कोई सरकार नहीं है। जब बंद अर्थव्यवस्था होती है तो C+I होता है, यानी कि कोई सरकार नहीं होती है। सरकार नहीं होती है तो ना कोई कर लगाती है, ना ही कोई अनुदान देती है। अब सरकार ही नहीं है तो इस वाली स्थिति के अंतर्गत बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तो हमारी सरकार नहीं होती है और खुली अर्थव्यवस्था में सरकार भी होती है और आयात निर्यात भी होते हैं। ठीक है ना। तो परिवार के क्षेत्र है, परिवार के क्षेत्र से आते वह क्षेत्र उत्पादन के साधन, श्रम, भूमि, पूंजी के स्वामी है। परिवार में केवल व्यावसायिक फर्म के द्वारा ही किए गए उत्पादन का उपभोग करते हैं। और व्यावसायिक क्षेत्र क्या है आपका, व्यावसायिक क्षेत्र का अर्थ वह क्षेत्र है जो परिवार से उत्पादन के साधनों की सहायता से उत्पादन करता है। उपभोग हेतु उत्पादन को परिवार को क्या करता है, बेचता है। यानी कि परिवार के ही लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं और परिवार के ही लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को उपभोग करते हैं और बेचने वाले भी परिवार होता है। क्योंकि यहाँ पर जो मांग की जाती है परिवारों के द्वारा, उत्पादन भी कौन होता है, परिवार। तो व्यावसायिक क्षेत्र का अर्थ वह क्षेत्र है जो परिवार से उत्पादन के साधनों की सहायता से, उत्पादन की साधन जो ही है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, सास उत्पादन करता है और उपभोग के हेतु उत्पादन जो किया गया है मार्केट में, वही किसको बेच देता है, परिवार को बेच देता है। ठीक है ना। ये तो हो गया आपका आय का चक्राकार प्रवाह। 4 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर ये आता ही है। अब आप इसको इसमें बात बता देती हूँ। आय का जो अभी आपने चक्राकार प्रवाह बनाया था, किन बातों का आवश्यक माना गया है। इसके अंतर्गत आय का चक्राकार प्रवाह जो है निम्न बातों को आवश्यक मानता है। एक देश में संपूर्ण उत्पादन केवल किसके द्वारा हो रहा है, व्यावसायिक फर्में ही करती है। हमें कोई दूसरे देश से माल नहीं मंगाना है, अपने ही देश में करना है। एक देश में ही लिख रहा है ना, एक देश में व्यावसायिक फर्म अपना संपूर्ण उत्पादन बेच देती है। जो भी उत्पादन किया है उसको रखेगी नहीं, सारा बेच देगी। बिना बिका उत्पादन कच्चा माल भी शेष नहीं बचता है। तो ये अर्थव्यवस्था है ना, बंद अर्थव्यवस्था, इसमें कोई बच नहीं रहा है अपना। यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था में एक देश में सरकार तो होती है लेकिन ना कर लगाती है ना ही अनुदान देती है। इसका मतलब ना के बराबर है, कोई हस्तक्षेप इसमें नहीं होता। और बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मतलब तो ये जहाँ पर सरकार ना के बराबर कार्य कर रही है, ना कर लगाती है, तो यहाँ ना तो सरकार की आय हो रही है और ना ही व्यय अनुदान देती है, ना ही सरकार का व्यय हो रहा है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, बंद अर्थव्यवस्था होती है। तो क्वेश्चन क्या है, आय का चक्राकार प्रभाव किन बातों को आवश्यक मानता है। तो ये 4 बातों को आवश्यक मानता है, तभी अपना ये नियम लागू होता है। यानी आय के चक्राकार प्रवाह को अपन इस तरह से समझा सकते हैं। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है।